वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यह वीडियो कक्षा 12वीं आर्ट्स से जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 21 तारीख को। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विषय इतिहास का आपका पेपर है, तो हम हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 विषय इतिहास का पेपर आज सोल्व करेंगे। तो अगर आपने इस पेपर को कर लिया तो आप यकीन मानिए कि 80/80 आप करके आ जाएंगे। जिन छात्रों ने या छात्राओं ने पूरे साल भर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो यकीन मानिए अगर आपने मेरे 2-3 वीडियोस अगर देख लिए, जैसे कि 1-2 वीडियोस और आएंगे कल परसों में, तो अगर आपने उनको देख लिए तो आप कंप्लीट 80/80 आ जाओगे करके। आराम से आप इजीली कर पाओगे। अभी आपके पेपर को होने में भी टाइम है, इसलिए आपको प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली इनको करके आ जाओगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखना है आपको। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी। तो आप सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता में मोहरें किस धातु की बनी हुई थी। तो सेल खड़ी की आपकी धातु ये मोहरें बनी हुई थी। तो सेल खड़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सेल खड़ी यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो देखिए, उस वेद में जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है उसे कहते हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में आपके यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अल बिरूनी की कृति है। तो देखिए, अल बिरूनी की क्या रचना है ये पूछा है। देखिए, इसमें महाभारत होगा नहीं क्योंकि महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। रिहिला होगा नहीं क्योंकि ये बेनिजार भुट्टो ने लिखी है। आईने अकबरी होगा नहीं क्योंकि ये अबुल फजी ने लिखी है। तो बचा एक ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसकी कृति है, अल बिरूनी की कृति है किताबुल हिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी 1529 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो देखिए, ये बंगाल में अंग्रेजों ने लागू की थी। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर 1793 ईस्वी में बंगाल में ये लागू हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया। तो देखिए, कब बनाया था आपको सन याद रखने हैं सारे के सारे। 1829 में ये कानून बनाया था उन्होंने, तो यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर लें। इंडस सिविलाइजेशन सील्स वर मेड ऑफ। तो देखिए, स्टीटाइट की बनी थी वो। ठीक है, यानी कि सेल खड़ी की बनी थी। वेदा विच डिस्क्राइब द ट्रेडिशन ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि यज्ञों की परंपरा कौन सा वेद बताता है। तो बी ऑप्शन यानी कि यजुर्वेद बताता है। अल बिरूनी क्रिएशन इन अल बिरूनी की रचना क्या है। तो किताबुल हिंद इसकी रचना है, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कृष्णदेव राय डाइड इन। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, 1529 एडी में, यानी कि ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम केम इनटू फोर्स इन बंगाल। तो देखिए, बंगाल में कब आया था ये, 1793 में आया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड अ लॉ टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। तो देखिए, सती प्रथा को कब बंद करने का कानून बनाया था, 1829 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने भी अपने अकॉर्डिंग मैच कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको कंप्लीट याद करके रखने हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, प्रारंभ में पूछा है, तो प्रारंभ में जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है, राजगृह। और अगर कालांतर पूछा जाए यानी कि बाद में कौन सी बनी, तो बाद में बनी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसका अभी वर्तमान में पटना नाम है, बिहार में स्थित है। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या राजधानी थी, राजगृह, और कालांतर यानी कि बाद में कौन सी बनी, तो पाटलिपुत्र। दोनों का ही आपको खास ध्यान रखना है, परीक्षा में कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के रिक्त स्थान में तीर्थकार थे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, ठीक है, लास्ट वाले थे ये, 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत तो जो वो अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में,
अरबी भाषा में, अरबी भाषा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ तक कि मैं ये बोलूँगा कि ये 12th में तो आता ही आता है, खास करके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे दो भाई, यानी कि कौन कौन, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ये थे, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने इनकी खोज की थी, तो प्रथम जो शासक बना था वो हरिहर बना था इसका, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने इसकी खोज की थी और इनके पिता का नाम था संगम, इसलिए इनके वंश को भी संगम वंश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो देखिए उन्हें क्या कहा जाता था? तहसीलदार। क्या कहा जाता था? तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार कहते थे, ठीक है। जो जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूल करते थे, यानी कि एक प्रकार से टैक्स रुपीज़ वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उन्हें कहते थे तहसीलदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था सन? तो देखिए मैं डेट भी बता देता हूँ आपको, 10 मई से ये किया था विद्रोह, 10 मई 1857। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। तो मेरठ की जो छावनी थी उसमें सिपाहियों ने विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू किया था। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इनिशियली राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। राजगृह, ठीक है, राजगृह कैपिटल थी। महावीर स्वामी वाज द 24th तीर्थकार थे ये, 24th एवं लास्ट, ठीक है। इब्न बतूता ट्रेवेलोज वाज रिटन इन, तो देखिए अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, अरबी लैंग्वेज। फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वर कौन कौन थे? हरिहर एंड बुक्का थे, ठीक है, खास ध्यान रखना है आपको, हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों ब्रदर्स थे, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। इन द जमींदार सिस्टम द ऑफिसर्स हु कलेक्टेड रेवेन्यू वाज कॉल्ड, तो तहसीलदार इनको कहते थे, ठीक है, तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार कहते थे। द सिपाही इन मेरठ कंटेनमेंट रिवोल्ट इन द ईयर, तो देखिए 10 मई 1857, यानी कि 1857 में ये शुरू हुआ था विद्रोह, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए सिंधु, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए सिंधु सभ्यता में लोथल नाम का एक बंदरगाह था, तो बिल्कुल सत्य बात है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, तो देखिए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे चैत्यों की चर्चा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर मीराबाई के गुरु थे, तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये गलत बात है, रैदास जो थे वो मीरा के गुरु थे, ना कि संत कबीर, तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? असत्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की, तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए 1800 में की थी, ना कि 1810 में, तो इसमें भी असत्य आपका आ जाएगा। आइन अकबरी का लेखक अबुल फजल था, तो बिल्कुल ही करेक्ट बात है। देखिए आइन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। मैंने आपको सही विकल्प में भी बताया था, अगर आपने ध्यान रखा हो तो। आइन अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने इसको लिखा था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए 1820 ईस्वी में ही लागू हुआ था पहला राजस्व बंदोबस्त मुंबई दक्कन में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। पहले का आ जाएगा आपका ट्रू, सेकंड वाला भी आ जाएगा आपका ट्रू, थर्ड वाला आ जाएगा फॉल्स, फोर्थ वाला भी फॉल्स, फिफ्थ वाला ट्रू और सिक्स्थ वाला भी ट्रू, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए। देखिए मोहनजोदड़ो का संबंध किससे आ जाएगा? मोहनजोदड़ो का संबंध आ जाएगा आपका हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा, तो देखिए ये किस युग में चलाई गई थी? तो जो सातवाहन का जो ये था, सातवाहन का राज था, तब चलाई गई थी बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। तो सातवाहन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला है फ्रांसवा बर्नियर, तो देखिए ये क्या था? एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था, ठीक है, तो इसमें ये चिकित्सक वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड वाले का। महानवई डिब्बा, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका संबंध है विजयनगर से, ठीक है, महानवमी डिब्बा, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? विजयनगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंवर सिंह। तो देखिए कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। इसका आंसर आ जाएगा बिहार। जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? तो जलियांवाला बाग आपको सबको पता है, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, अमृतसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7वें का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो देखिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इनको दो लोगों ने ये आमंत्रित किया था। एक का नाम था दुर्योधन, ठीक है, एक तो था दुर्योधन और एक था शकुनी। ठीक है, शकुनी जो मामा था उसने आमंत्रित किया था। या आप ये दोनों ने लिखकर अगर कौरवों ने आमंत्रित करना लिखे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कौरवों ने आमंत्रित लिखा था, ये भी लिख सकते हैं आप, ये दोनों नाम, या फिर कौरवों ने आमंत्रित किया था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, खास ध्यान रखना है आपको, सिद्धार्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके बालक का नाम क्या था? तो इनके बालक का नाम था राहुल। ठीक है, उसका भी आपको खास ध्यान रखना है, राहुल। और पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, चलिए अलवार कौन थे? तो देखिए अलवार दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि व संत थे। ठीक है, दक्षिण भारत लिख सकते हैं आप या तमिल लिख सकते हैं। साउथ इंडिया के पोइट थे ये और संत थे, तमिल के कवि व संत। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कवि एवं संत। ठीक है, या फिर आप दक्षिण भारत भी लिख सकते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में ही तमिल आता है। साउथ इंडिया के पोइट थे ये एवं संत थे। ठीक है, मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में हासिल कहा जाता था जो अपन एकत्रित राशि करते थे, टैक्स एकत्रित करते हैं, प्राप्त या एकत्रित राशि। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते थे? हासिल कहते थे। प्राप्त या एकत्रित राशि को क्या कहते थे? हासिल कहते थे। ठीक है, तो प्राप्त या एकत्रित राशि क्या कहलाती है? हासिल कहलाती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम? तो आपको सबको पता है कि पेशवा बाजीराव के जो उत्तराधिकारी थे वो थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब पेशवा, नाना साहेब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो देखिए आपको सन का भी खास ध्यान रखना है, ये कहाँ से प्रारंभ की, तो उसका आंसर तो आ जाएगा साबरमती। ठीक है, साबरमती से ये प्रारंभ की थी, लेकिन आपको सन का भी ध्यान रखना है। तो 1930 से यह यात्रा शुरू की थी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चे को पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो। या फिर सिंधु सभ्यता के में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था? तो दोनों क्वेश्चन के मैं आंसर आपको शो कर देता हूँ, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप उनको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए तो मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर। विशेषताएं, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ शहर जहाँ था आज भी वही है, यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत है, आप यहाँ पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। ठीक है, तो ये है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। ठीक है, इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में मनकों को किन पदार्थों द्वारा बनाया गया था? तो देखिए इसमें कार्निलियन, सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ठीक है, तो मनके बनाने में इनका प्रयोग होता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महाजनपदों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू फीचर्स ऑफ महाजनपदास। गहपति से क्या से है? व्हाट इज मीन्ड बाय गहपति। तो दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो मार्क्स के। इनका आंसर चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए महाजनपदों की आप दो विशेषताएं देख सकते हैं कि महाजनपदों की दो विशेषताएं, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, केवल एक राजधानी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, इसके लिए इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तीसरी विशेषता है महाजनपदों के राजा बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, तो मैंने आपको तीन विशेषताएं बता दी है, आप आपके अकॉर्डिंग कोई सी भी याद कर लेना। इसके अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था कि गृहपति से क्या आशय है? तो देखिए गृहपति घर का मुखिया होता है, गृहपति घर का मुखिया होता था तथा घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था।
घर से जुड़े भूमि जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का मालिक वही होता था। ठीक है, तो गृहपति क्या होता था? घर का मुखिया होता था। ठीक है, चलिए इनको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, वरना बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बोलते हैं कि सर हमें आपने हमें हिंदी मीडियम में बताया, इंग्लिश मीडियम में कैसे। लेकिन देखिए हिस्ट्री सरल होती है, तो आप उनको ट्रांसलेट करके या गूगल करके देख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार शो कर देता हूँ। देखिए महाजनपदों की कोई दो विशेषताएं यहाँ पे देख सकते हैं आप, कि ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। बिल्कुल वही हिंदी वाली बात है सारी, के एक महाजनपद की केवल एक ही राजधानी होती थी। मोस्ट ऑफ देम हैड फोर्ट्स बिल्ट अराउंड देम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर किंग्स। रेगुलर आर्मीज वर मेंटेन्ड बाय दीज न्यू किंग्स, यानी कि बड़ी सेना रखते थे वो किंग्स और राजास। दे आल्सो कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीपल, बिल्कुल टैक्स भी कलेक्ट करते थे। तो बिल्कुल देखिए हिंदी और इंग्लिश सेम ही आंसर है आपका, बिल्कुल आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, या फिर आप कोई सी भी आपकी जो परीक्षा बोर्ड वगैरह कुछ हो उसमें से देख सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। ठीक है, इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं, गृहपति से क्या से उसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए व्हाट इज मेंट बाय गृहपति, तो देखिए ए गृहपति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। बिल्कुल वही बात है, घर का मुखिया होता था। हु एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द वुमेन, वो जो नारियों पर, बच्चों पर तथा दासों पर नियंत्रण रखता था। वर्कर्स जो काम करते थे, शेयर्ड अ कॉमन रेसिस्टेंस। ही वाज आल्सो द ओनर ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, एनिमल एंड अदर थिंग्स। तो बिल्कुल ईजी आंसर से आपके। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू मींट बाय गृहपति, तो देखिए आप देख सकते हैं घर का मुखिया होता था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल बिरूनी को किस भाषाओं का ज्ञान था? ठीक है, या फिर बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है? ठीक है, तो दोनों का आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। चलिए अल बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अल बिरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में है। मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, अल बिरूनी की वो रचना थी वो अरबी भाषा में, रिक्तिस्तान में मैंने बताया था। पर उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 भाषाओं का और ज्ञान था। एक तो थी सीरियाई, एक थी संस्कृत, एक थी यूनानी। तो इन भाषाओं का इसे ज्ञान था अल बेरूनी को। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका अथवा वाला भी देख लेते हैं आंसर उसका, कि बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों बताया? तो देखिए बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर बताया, इसके द्वारा उसका मतलब उन शहरों से था जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। ठीक है, और इन शिविरों के पलायन के साथ ही तेजी से विलुप्त हो जाते थे। उसका यही मानना था कि इनके सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहारिक नहीं होती थी, ये नगर राजकीय संरक्षण पर आश्रित होते थे, इसलिए इसने इस नगर को क्या कहा? शिविर नगर बताया था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आप याद कर सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शगुन भक्ति परंपरा क्या है? एक तो ये पूछा गया है, या फिर वीर शैव परंपरा क्या थी? देखिए शगुन भक्ति तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं कि शगुन धारा जो आपने हिंदी में भी पढ़ा था कि राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आती थी भक्ति काल में। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप एक बार देख सकते हैं। देखिए सगुण भक्ति धारा जो है, शगुन भक्ति से अर्थ है प्रभु के अवतारों को मानना, जैसे कि राजा दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। निर्गुण भक्ति भी देख सकते हैं कि निर्गुण भक्ति से अर्थ है कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना। तो देखिए बिल्कुल ईश्वर के निराकार रूप को मानना ही निर्गुण भक्ति है, और साकार रूप के साकार ब्रह्म की उपासना करने को ही सगुण भक्ति कहा गया है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन था। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था वीर शैव परंपरा क्या है? तो देखिए वीर शैव परंपरा क्या है? क्या है? लिंगायत या वीर शैव परंपरा, दोनों ही इसके नाम है। वीर शैव का अर्थ है भगवान शिव के वीर। ठीक है, 12वीं शताब्दी यानी कि 12th ईस्वी में, 12वीं जो शताब्दी थी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इसके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाए। ठीक है, तो इन्हें कहते थे वीरशैव या लिंगायत। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुकदम मंडल के कार्य लिखिए, या फिर मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था? तो दोनों के आंसर देख ले जल्दी से। चलिए पंचायत का मुखिया मुकद्दम या मंडल नामक मुखिया होता था।
कुछ सूत्रों का सुझाव है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की सहमति से किया गया था और इस विकल्प की जमींदार द्वारा पुष्टि की जानी थी। मुखिया का मुख्य कार्य पंचायत से लेखाकार या पटवारी की सहायता से ग्राम खातों की तैयारी का पर्यवेक्षण करना होता था। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं कि मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था। तो देखिए, जमींदारों के पास विशाल निजी ज़मीनें थी जिन्हें संपत्ति कहा जाता था। ठीक है, प्रॉपर्टी, जिसका नाम मिल्कियत था, उसे ही क्या कहते थे, मिल्कियत कहते थे। मिल्कियत क्षेत्र ज़्यादातर किराए पर या नौकर श्रम की सहायता से जमींदारों के निजी उपयोग के लिए खेती की जाती थी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप इनको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11th क्वेश्चन, संथाल कौन थे? हु वर द संथाल्स? पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता था? हु आर कॉल्ड पहाड़ीज। ठीक है, तो दोनों का आंसर देख लेते हैं। चलिए, संथाल कौन थे? तो देखिए, संथाल भारत का मुंडा जाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में रहते हैं या अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली भाषा। ठीक है, ये इनका चित्र भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। संथाल भारत का एक मुंडा जाति समूह की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। या फिर इसके और वाला भी आप कंप्लीट करके रख सकते हैं कि पहाड़ियाँ किन्हें कहते हैं। तो देखिए, पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। पर्वत 5 प्रकार के होते हैं। पहाड़ी पर ऊंचाई के कारण समान अक्षांश के समुद्र तल की तुलना में मौसम ठंडा रहता है, तो इन्हें कहते हैं अपन पहाड़ियाँ। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ये देखिए पहाड़ी जो हिमालय पर्वत की यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, शाहमल कौन थे और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोनों के आंसर अपन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, बाबा शाहमल तोमर, जिसे शाहमल सिंह तोमर के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के भारतीय विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बिजरौल गांव से बाहर एक विद्रोही था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बड़ौद के जाटों का नेतृत्व किया था। तो ये थे बाबा शाहमल तोमर, जिसे शाहमल तोमर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अथवा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। अवध में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, यानी कि अवध में या लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। तो बेगम हजरत महल ने अवध की बेगम भी कहा जाता था और इन्होंने 1857 की क्रांति का अवध में विद्रोह किया था प्रारंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो दोनों के आंसर देख लेते हैं। दोनों बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इनको कंप्लीट करके रखना है, तैयार करके रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। देखिए, गांधी जी जो थे उन्होंने फरवरी 1916 है। गांधी जी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उद्घाटन पर की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पवित्र शहर में स्थित सीखने के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा वाला भी देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, ठीक है, लंदन में आयोजित किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसका खास ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कब और कहाँ? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक कहाँ पे? लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है? या फिर आर.वी. धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संदर्भ में क्या तर्क दिया था? ठीक है, तो दोनों के आंसर देख सकते हैं आप। देखिए, मैं आपको आंसर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जो किसी भी आप बुक से करते हैं तो उसमें होती है थोड़ी सी टफ लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन मैं जो आंसर कलेक्ट करके लाया हूँ उसका बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज है। मैं आपको पढ़ पढ़ के भी बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपको आपकी वीडियो देखने से ही आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली इनको आप याद कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है? देखिए, भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 356 है कि राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पहली बात तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, उसके परामर्श के बाद ही किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि राज्यपाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही पद पर से हटाया जा सकता है। तो ये है अपना आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 356, ठीक है, इसे कहते हैं। दोनों जो इसमें बातें हैं आपको इनको ध्यान रखना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आप कोई से भी कर सकते हैं। देखिए ये वाला भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका संबंध में पी बोकर ने बहादुर ने क्या तर्क दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप जल्दी जल्दी करते हैं। संविधान के मसौदे में विषयों की कौन सी सूचियाँ बनाई गई थी, तो देखिए चलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। देखिए संविधान निर्माण के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 22 समितियों में एक मसौदा समिति थी। मसौदा समिति ने फरवरी 1948 में मसौदे को अंतिम रूप दिया और दूसरी रीडिंग 17 अक्टूबर 1948 को पूरी हुई। तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 को की गई थी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल आप आंसर देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये वाला कर सकते हैं। या सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर निर्माण कला का एक नमूना था, लिखिए। इस पर एक टिप्पणी करनी है आपको। तो देखिए आप कोई सा भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ था, ठीक है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक बात थी। बिल्कुल सही बात है। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तर्क है कई विद्वानों के, लेकिन इसका जो मेन सभी ने माना है कि इसका बाढ़ के प्रकोप से इसका अंत माना गया है, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं आप, पितृवंशी व्यवस्था, ये वाला कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्राचीन काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए, तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई कोई सा आंसर दिखा देता हूँ। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में पत्नी को चल संपत्ति समझा जाता था, अतः उसके स्वयं संपत्ति की स्वामिनी होने का प्रश्न नहीं उठता। वैदिक काल में स्त्रियों को उपहार रूप में दिया जाता था। महाभारत में भी धृतराष्ट्र कृष्ण का आदर करने के लिए 100 दासियां देने को उद्धत जाते थे, ठीक है। दो पत्नी को पूर्ण रूप से स्वामी समझा जाता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं उन्हें भी। महात्मा बुद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18th क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं लिखिए या फिर महायान बौद्ध मत का वर्णन लिखिए। तो देखिए इनकी 3 शिक्षा देख लेते हैं जल्दी से। महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इनकी पहली शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा थी इनकी चरित्र का निर्माण करना, और तीसरी शिक्षा थी इनकी मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 3 शिक्षाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं। विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन बिल्कुल आप कोई सा भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ। ये विजयनगर की अमर नायक प्रणाली किसे कहते हैं, तो देखिए अमर नायक प्रणाली इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। संभवतः इस प्रणाली की कई विशेषता दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई थी, ठीक है। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं 20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए, या फिर प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों में क्या परिवर्तन आया। देखिए दोनों के आंसर देख लेते हैं, या फिर मौर्य साम्राज्य वाला आपको ईजी लग रहा है तो वो आप देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो है आंसर है, अभिलेखों के से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, नैतिक आदर्शों, धम्म के सिद्धांतों एवं जन कल्याण के किए गए कार्यों की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ के अभिलेख तथा अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्यकालीन शासकों के सिक्के भी इस काल का इतिहास जानने में काफ़ी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स है, तत्व हैं, ये जो मौर्य काल का इतिहास है वो जानने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो आप ये वाला कर सकते हैं, या फिर भक्ति आंदोलन में अलवार और नयार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कोई सा भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 21 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए
देखिए भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। भक्ति आंदोलन में व्यर्थ के धार्मिक कर्मकांडों, आडंबरों आदि का विरोध और परित्याग किया था। भक्ति आंदोलन समानता का समर्थक आंदोलन था, जिसमें जातिगत धर्म या जातिगत भेदभाव पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया था। भक्ति आंदोलन के अधिकतर कवि, संत, समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्हें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। तो ये है भक्ति काल की विरोध। देखिए ये तो आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी से भी आप इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए 22वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदला किया और असहयोग आंदोलन एक तरह से प्रतिरोध कैसा था। तो देखिए इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए महात्मा गांधी वाला, 1915 में भारत आने पर गांधी जी ने सारे भारत का दौरा शुरू किया। उन्होंने स्थानीय आंदोलनों जैसे चंपारण, अहमदाबाद व खेड़ा में सत्याग्रह का सफल परीक्षण किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में अपनी नीतियों, विचारों, कार्यक्रमों और जन आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को काफ़ी हद तक बदल दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो आपको मानचित्र को तैयार करना है। देखिए सांची कहाँ पे स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला जो एमपी में रायसेन जिला है वहाँ पे स्थित है, ठीक है, एमपी में, ठीक है। गिरनार जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है, देखिए गिरनार जो स्थित है वो है, ये गिरनार जो है ये स्थित है आपका जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट है आपका कलिंग। तो देखिए कलिंग कहाँ पे स्थित है, आप सभी को पता है, कलिंग उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में। आपको इनका खास ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारनाथ, तो सारनाथ सभी को पता है, वाराणसी में ये स्थित है, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में ये स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है इसके, उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र, मेरठ। तो देखिए ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उज्जैनी कहाँ स्थित है, उज्जैन में स्थित है, ये एमपी में, ठीक है, उज्जैन एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। सोपारा, तो देखिए सोपारा कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र सभी को पता है, पाटलिपुत्र किसे कहा जाता है, पटना का ये प्राचीन नाम था, ठीक है। तो पटना बिहार में ये स्थित है, ठीक है, बिहार में। लास्ट है आपका मेरठ। तो देखिए मेरठ आपका उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है, ठीक है, यूपी में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए इसको मैप भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपका मैप है, देखिए आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जैसे कि पूछा जाए मान लो सांची, तो ये एमपी यहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया, गुजरात ये हो गया, ठीक है, ये राजस्थान है आपका, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस प्रकार से ये उड़ीसा, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है मैप, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए बस कि कौन कहाँ पे स्थित है और आप इजीली उनको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 12वीं इतिहास वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प कर दी है उनकी। अगर आपने वीडियो कंप्लीट वॉच किया है तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका पेपर अभी टाइम है आपके पेपर में, तो आप बिल्कुल इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको सॉल्व करके रखिए, तैयार करके रखिए, और पेपर में आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। 80/80 आप करके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।